सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। राम राम। कैसे हैं साथियों? 1919 के अधिनियम से आपका सवाल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 1919 का अधिनियम, 1935 का और संविधान सभा। 10 मिनट में आपको 1919 का अधिनियम, 10 मिनट में 1935 का अधिनियम, 10 मिनट में भारत का संविधान की संविधान सभा। ये सवाल न केवल आप लोगों की शिक्षक भर्ती में, बाकी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब भर्तियों में आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेगा। आइए आप सभी बात करें, लेकिन पहले हम 1909 के अधिनियम की बात कर लेते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं डालता है, चाहे आरएस हो, एसआई हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। 1919 का अधिनियम वो है जिसमें एक हम लोग कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसने जन्म दिया। कैसे कि कह दिया भाई ये इलाका है, यहाँ मुसलमानों के लिए ये पूरा रिजर्वेशन है, ये क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां से रिजर्वेशन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जन्म हुआ वो ध्यान रखें मार्लो मिंटे ये सुधार अधिनियम में, वो ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की? और ध्यान रखें 1919 के अधिनियम के तहत, और इसके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति है यहीं से लागू हुई। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को धीरे धीरे विस्तार किया गया, जैसे आप देख रहे हो 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में। 1909 का जो अधिनियम है उसमें केवल ये मुसलमानों पर लागू थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए कर दी, और 1935 में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान कर दिया गया। तो तीनों फैक्ट आपको एक साथ होने चाहिए। 1909 मुसलमानों के लिए, 1919 सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए, और 1935 का अधिनियम में ये ध्यान रखें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान करता है। तीन फैक्ट आप लोगों के यहां सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। रिवीजन के तौर पे बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अब जब भाई बात इस तरीके से हुई कि फूट डालो और राज करो की नीति अपराधी, यहां से ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमान आगे चल के किसी एक हो सकता है नए राष्ट्र की मांग करे। और इसीलिए ध्यान रखें ये जो लॉर्ड मिंटो है, इन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल है वो आने वाले समय में भीषण होगा। ये पत्र ध्यान रखें आप लोग। किसने लिखा? तो हम लोग कहेंगे लॉर्ड माल्ले के द्वारा लिखा गया, और किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो ये हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होंगे, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें द्विवेद शासन व्यवस्था, यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था की बात करें उसे हम द्विवेद शासन व्यवस्था कहेंगे। और ध्यान रखें यहाँ पे जो विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांट दिया। एक विषय वो जो आरक्षित विषय है जिन पे गवर्नर काम करेगा, एक है स्थानांतरित विषय जिन पे गवर्नर की जो प्रतिनिधि है वो काम करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो विषयों को दो भागों में बांटा जाना, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, उनको हम द्विवेद शासन व्यवस्था कहते हैं। और द्विवेद शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो 1919 के अधिनियम में हुई, और 1919 अधिनियम को बेटा हम लोग मेंट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखें 1919 का अधिनियम द्विवेद शासन व्यवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ये द्विवेद शासन व्यवस्था कहां? हम लोग कहेंगे सर इसे राज्यों में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम में इसे यहां से राज्य से हटाकर इन्हें कहां लागू कर दिया जाएगा? केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई 1919 के अधिनियम में। ये ध्यान रखें आप लोग, पहली बार 1919 के अधिनियम में की गई, और द्विवेद शासन प्रणाली की यहां शुरुआत की। आगे बात करते हैं प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। फिर मैं क्लियर कर देता हूं, दो शब्द है आप लोगों के। एक है प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई वो 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। कब हुई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में एक चेंज हुआ। 1935 का अधिनियम में ये द्विवेद शासन व्यवस्था है, इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया और ध्यान रखें केंद्र में लागू कर दिया। अच्छा फैक्ट है। बात करें कि द्विवेद शासन व्यवस्था है उसके जन्मदाता कौन है? हम लोग कहेंगे लियोनिल कार्टिस है। तो अच्छे फैक्ट, द्विवेद शासन व्यवस्था के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात कि प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था वो 1919 के अधिनियम में, प्रांतों से हटा के और उसे केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था को लागू किया, वो किया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, द्विवेद शासन व्यवस्था दो प्रकार की शासन व्यवस्था, विषयों को दो भागों में बांट जाना। 1919 में राज्यों में, प्रांतों में। 1935 में प्रांतों से खत्म किया और कहां लागू किया? ध्यान रखें केंद्र में। ये जो लियोनिल कार्टिस है जो द्विवेद शासन व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, ये ध्यान रखें इनकी पुस्तक का नाम डायरकी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की? 1919 का
अधिनियम। साथियों 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान कर दिया गया था, दो बातें हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं कि एक तो जो सिख ईसाई एंग्लो इंडियन को यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया, उत्तरदायी शासन की बात की गई, दूसरा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की राज्यों में। अब बात करते हैं, एक प्रावधान और कर दिया कि भाई 1919 का जो अधिनियम में कि ऐसा है कि ये लागू 1921 में होगा, ध्यान रखें। अगर लागू होने की बात करें 1921 में, लागू 1921 में होगा। एक प्रावधान यहां और कर दिया गया कि ऐसा है 10 साल बाद इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग आएगा। 10 साल की बात करें तो 1930-31 में हो रहे, लेकिन समय से पहले ही 1900 भारतीयों से कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, इसमें कोई दिक्कत होगी, आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को क्या करेंगे, हम 1919 का अधिनियम की जांच के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे 10 साल बाद। वो आयोग समय से पहले आएगा, 1927 में गठन होगा और 1928 में वो आयोग बंबई पहुंचेगा, फरवरी 1928 को। नवंबर 1927 में उसका गठन हुआ, वो आएगा और वो आयोग है, उसका नाम साइमन कमीशन है। सबसे पहले बात करेंगे कि सर साइमन कमीशन यहाँ आया क्यों था। आप कहेंगे सर 1919 के अधिनियम का गठन करना ही 1919 के अधिनियम की जांच करना ही उद्देश्य किसका था, साइमन कमीशन का था। अंग्रेजों को यह एक नया कानून बनाना है और इसके साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जाएगी वो रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बनेगा। 1935 का अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को यहां उठाया गया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए? 1927 में गठन हुआ, 1928 में पहुंचा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उस पर कमेटी बनेगी, जांच होगी और उसके बाद में फाइनल कमेटी की जांच के लिए, बैठक के लिए, चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो रिपोर्ट एक तैयार होगी उसे श्वेत पत्र कहा जाएगा और वही आपका 1935 के अधिनियम के रूप में वो प्रकाशित होगा। 10 वर्ष बाद आना था ना, लेकिन ये कब आ गया? गठन हुआ नवंबर 1927 में और भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 जून 1930 को। भारत शासन अधिनियम 1935 बना 4 अगस्त 1935 को। दोबारा सुन लीजिए, मतलब सीधे फैक्ट है हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स में, आप जरूर पढ़े ब्रह्मास्त्र नोट्सों को। हमने फ्री स्टडी मटेरियल में राजस्थान के एप्लीकेशन पे डाल रखा है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा और आप लोग यहां से अगर आपको पसंद आए तो ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से मंगवा सकते हैं। 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन आ गया कब? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब पहुंचा? हम कह देंगे 3 फरवरी 1928। कहां पहुंचा? बंबई। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 जून 1928 को। इस रिपोर्ट पे गोलमेज सम्मेलन होंगे और फिर चर्चा के लिए, फिर ध्यान रखें आप लोग 1935 में 4 अगस्त 1935 को एक अधिनियम बनेगा, प्रस्तावना रहित अधिनियम, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों में सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का अधिनियम, जिसमें बहुत सी बातें भारतीय संविधान में वर्तमान में भी है, स्वीकार की हुई है। यह आयोग 7 सदस्यीय आयोग था, एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने विरोध किया कि इसे श्वेत आयोग है, ये तो ऐसा है भाई, ये तो विरोध कर रहे हैं हम इसका। और पहली बार विरोध कब किया? कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में। आप कहेंगे सर फरवरी में पहुंच रहा है, उससे पहले तो आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो? ये हम कहेंगे सर ये फरवरी में पहुंच रहा है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो? आप तो गुरुदेव यहाँ पे मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में विरोध कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं ना, दिसंबर में हो रहा है ना, घोषणा कब हो गई? नवंबर में हो गई ना, 8 नवंबर को। जब घोषणा नवंबर में हो गई, दिसंबर में अधिवेशन हुआ, मत पहुंचो ना, बात तो पता लग गई कौन अध्यक्ष है कौन सदस्य है। इसे श्वेत आयोग कहा गया क्योंकि भारतीय नहीं है। सर जॉन साइमन है इसके अध्यक्ष थे, CR एटली साहब, बर्नन हर्षमान, एडवर्ड के डागान, हेमहोल कोना, GR लेनफॉक्स और लॉर्ड बर्न, ये 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के नाम के आधार पर हमेशा कमीशन का नाम रखा जाता है और इसे हमने सर साइमन कमीशन कहा। 7 सदस्यीय है। यह आया और एक ब्रिकिनहेड एक भारत सचिव था, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि भारतीय लोग हैं, वो मांग तो कर रहे हैं संविधान सभा की, वो मांग तो कर रहे हैं आजादी की, मांग तो कर रहे हैं उत्तरदायी शासन की, लेकिन वो तो योग्य नहीं है, वो भारत का संविधान कैसे बना सकते हैं? संविधान बनाने के वो योग्य नहीं है, संविधान बनाने के तो वो योग्य नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो? तो ध्यान रखें आप लोग, एक कमेटी गठन किया, नेहरू जी ने कहा अच्छा हम संविधान बना के देंगे आपको, चैलेंज को स्वीकार किया। संविधान का एक विल्यू प्रिंट तैयार किया जाएगा जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो एक नेहरू इसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक नेहरू समिति गठन हुआ जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू साहब थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी 10 सदस्यीय थी और 10 सदस्यीय कमेटी कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन नेहरू समिति में शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे कांग्रेस से, सर अली इमाम साहब मुस्लिम लीग से, शुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से, MM अन्य हिंदू महासभा से, MR जयकर साहब, वही MR जयकर साहब है जो आपको मालूम होगा
जो इनका सीट रिक्त होके ये सांसद हुआ करते थे, सॉरी संविधान सभा के मेंबर थे, और इनकी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस स्थान चुने गए थे वो स्थान भारत में नहीं रहा था। जी.आर. प्रधान साहब हरिजन से उससे थे, सरदार मंगल सिंह सिख थे, तेज बहादुर से पूर्व उदारवादी थे, और एम.एन. जोशी साहब थे, इस श्रमिक संघ से थे। नेहरू रिपोर्ट ने अपनी जो प्रस्तुत रिपोर्ट पेश की वो कब की? 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कहा देखिए, ब्रिटेन ने आपने चैलेंज दिया, हमने 10 समिति गठन किया और ये एक रिपोर्ट बना के दे दी, उसे संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के संबंध में भारतीयों के लिए उठाया गया पहला कदम था। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लू प्रिंट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करें हम लोग कि इसमें आजादी की बात नहीं की, हम कह रहे हैं हमें तो भाई अधिराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए। कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई और कहा गया कि ऐसे आगे वाला लाहौर अधिवेशन दिसंबर में होता है, और कहा कि जो जनवरी के महीने में जो अंतिम रविवार आएगा, देखो ये हम कहते हैं ना 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसकी कहानी है, बेटा, उसमें लिखा गया था कि ऐसा है कि यहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें तय किया कि हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग चाहिए और आगामी वर्ष जो चौथा यानी जनवरी के महीने में चौथा रविवार आएगा उसको हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण ध्यान रखना, अंतिम रविवार वो 26 जनवरी को पड़ा था, और 26 जनवरी को इसलिए हम लोगों ने वहां एक स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसी दिन को याद रखने के लिए आपको मालूम है संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया। ये बेटा 1919 के अधिनियम की पार्ट है। जब 1919 के अधिनियम ने आप लोगों के, ये नेहरू रिपोर्ट है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? 26 जनवरी को मनाया। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय जो मांग है वो मांग प्रस्तुत की। अब जो ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। उद्देश्य था भारतीयों के में संवैधानिक सुधार और समस्या विचार करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन। कहने का मतलब भारत में एक नया कानून बनाना था और वो कानून 1935 का अधिनियम बनेगा। साइमन कमीशन में भारतीय नहीं थे, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बुलाया गया। देखिए कोई बात नहीं, वहां मौका नहीं मिला, अब हम बैठ के एक साथ कानून बना लेते हैं, वो ध्यान रखें आप लोग। तो प्रथम हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, द्वितीय, तृतीय, और ध्यान रखें आप लोग महात्मा गांधी जी गए लेकिन वापस लौट आए, तृतीय हुआ। सीधी सी बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया। अब ये गोलमेज सम्मेलन से जो रिपोर्ट, ये बेटा हिस्ट्री का विषय है, ज्यादा विषय इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, आप लंबा हो जाता, कि इन पे जो गोलमेज सम्मेलन रिपोर्ट तैयार की उसकी जांच करवा के 1935 का अधिनियम बनेगा। तो उसके लिए संयुक्त समिति का जो गठन हुआ वो है लॉर्ड लिनलिथगो संयुक्त समिति का गठन हुआ था। ध्यान रखें आप लोग, लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी है जो गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई उसकी जांच के लिए, और अंत में श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ, विचार हुआ, और फिर फाइनल हमारा 1935 का अधिनियम, यही रिपोर्ट है 1935 का अधिनियम कहलाएगी। भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, प्रस्तावना रहित था। बने रहिए, अगले हम लोग आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बात करूंगा 1935 का अधिनियम और संविधान सभा की, तो अच्छे फैक्ट आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।